नमस्कार, शेष भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। आज हम राजनीति की बात नहीं करेंगे, मुद्दों की बात नहीं करेंगे, आंकड़ों की बात नहीं करेंगे। आज कुछ हल्की फुल्की बातें करेंगे, ऐसी बातें जिनके हमारे जीवन में बड़े मायने होते हैं। बात करेंगे अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स की, आपके और आपके पार्टनर की। आमतौर पर देखें तो सबका यही मानना है कि रिश्तों में प्यार है तो सब कुछ है, लेकिन हकीकत यह है कि प्यार के अलावा और भी कई सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो एक रिश्ते को और बेहतर और हेल्दी बनाते हैं, उसमें जान डाल देते हैं। और वो कौन सी चीजें हैं जिसका हमें खास ख्याल रखना चाहिए, जिन पर कॉन्शियसली काम करना चाहिए और लगातार एफर्ट्स डालना चाहिए ताकि रिश्तों की खूबसूरती और गर्माहट बनी रहे। हालांकि रिश्तों को संभाल के रखने का कोई सेट फॉर्मूला तो नहीं हो सकता, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ बेसिक चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो शायद दूसरों के साथ कंफ्यूजन्स और दूरियों से बचा जा सके। इन्हीं में से जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, आज हम उनकी बात करेंगे। वो है रिस्पेक्ट, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस एंड फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साइकोलॉजिस्ट, रिलेशनशिप थेरेपिस्ट शिवानी मिस्री साधु जी। शिवानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। तो आपने ये पूरी बात सुनी, सबसे पहले कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर है रिस्पेक्ट किसी भी रिलेशनशिप में? देखिए, मुझे लगता है कि जब लोग नई नई शादी में आते हैं उस टाइम पे तो दे पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, और फिर धीरे धीरे एज एंड व्हेन द रिलेशनशिप स्टार्ट्स टू प्रोग्रेस, धीरे धीरे दे स्टार्ट टू टेक द अदर पर्सन फॉर ग्रांटेड। और हम जब फॉर ग्रांटेडनेस की बात करते हैं तो उसमें आ जाता है डिसरिस्पेक्ट इन द फॉर्म ऑफ साइलेंट ट्रीटमेंट, गिविंग अ कोल्ड शोल्डर टू योर पार्टनर, रोलिंग आईज, उनको क्रिटिसाइज़ करना। आप शट डाउन कर जाते हैं, आप डिसमिस कर देते हैं, आप उनसे हर बात उनकी काटनी शुरू कर देते हैं, आप हर बात पे उनसे बहस करते हैं। सिर्फ जब मैं अपने कपल से मिलती हूँ तो मुझे, जब मैं उनको कहती हूँ कि आप बहुत डिसरिस्पेक्टफुल हैं आपस में, तो मुझे काफ़ी बार ये सुनने को मिलता है कि अरे हम तो मारते नहीं एक दूसरे को, बट सिर्फ वायलेंस इज़ नॉट द ओनली फॉर्म ऑफ डिसरिस्पेक्ट। ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपसे बताई, ये सारी डिसरिस्पेक्ट के फॉर्म्स हैं। अगर एक रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट नहीं है, चाहे आपके पार्टनर ने कुछ भी किया हो, अगर आपको इतनी दिक्कत है अपने पार्टनर से, तो आप डिवोर्स ले लीजिए प्लीज़। इस रिश्ते में रह के आप अपने पार्टनर को जलील नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इट्स एब्सोल्युटली नॉन नेगोशिएबल। तो अक्सर ये देखा जाता है कि आप शादी के पहले, बिफोर मैरिज, आप अपने पार्टनर्स की बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज करते हैं, बट व्हेन यू गेट मैरिड तो आप मोमेंट्स में जिंदगी शेयर करते हैं, तो आपको उस इंसान की कमजोरियां, शॉर्टकमिंग्स पता चलने लगती हैं। तो ऐसे में एक रिस्पेक्टफुल तरीके से अपने पार्टनर की शॉर्टकमिंग्स और कमजोरियों के साथ कैसे डील करना चाहिए? देखिए, पहले तो मुझे लगता है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग परफेक्ट नहीं है। जब हम एक नए नए रिलेशनशिप में आते हैं तब हमें सब चीज़ अच्छी लगती है, एक नयापन होता है रिश्ते में, दोस्ती होती है, रिस्पेक्ट होता है, प्यार होता है, अफेक्शन होती है, फॉन्डनेस होती है, एडमिरेशन होती है। लेकिन जब धीरे धीरे जब वो इरोड होनी शुरू हो जाती है, जब चीज़ें थोड़ी सी कैजुअलनेस की तरफ जाती हैं, तो आपको यही सारी चीज़ें फिर खलने लगती हैं। लेकिन उस टाइम पे आपको ये सोचना चाहिए कि एम आई परफेक्ट? जो आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको टेबल पे रख के दे, करेक्ट, आर यू गिविंग दोज थिंग्स टू योर पार्टनर? व्हाट आर यू पुटिंग ऑन द टेबल? सो मुझे लगता है कि पहले तो इस बात की समझ एक इंसान को होनी चाहिए कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अपने पार्टनर से, वो मुझे देना भी है। बिकॉज मैरिज वर्क्स ऑन रेसिप्रोसिटी। एक हाथ से ले, एक हाथ से दे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा ही और हाफ एंड हाफ, समटाइम्स यू आर गिविंग 70%, समटाइम्स यू आर गिविंग 30%। एज लॉन्ग एज यू आर giving and taking and acknowledging respectfully, I think it should work. बिल्कुल, जैसा आपने कहा, रिस्पेक्ट इन इटसेल्फ इज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। तो इसको अपने डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे उतारा जाए? क्योंकि देखिए, सही बात पर बोलना, टोकना, समझाना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन कब, कैसे और क्यों कही गई बात, वो डिफाइन करती है कि ये रिस्पेक्ट था या डिसरिस्पेक्ट। साइकोलॉजी में एक टर्म है सिचुएशनल मैच्योरिटी, जिसको हम बोलते हैं कि आपको ये समझ होनी चाहिए कि कब आपको अपना मुंह खोलना है और कब आपको अपना मुंह बंद रखना है। बिल्कुल। अगर आप मेरे से अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं जो आपके लिए बहुत नेगेटिव है और वही सेम एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है, तो मुझे अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करना है कि क्या मुझे अभी आपके एक्सपीरियंस को नेगेट करके बोलना है कि अरे नहीं, मेरे साथ तो ये हुआ था, या मैं कुछ दिन वेट कर सकती हूँ और आपको 2 दिन के बाद बोलूँ कि नहीं, आई एम हैप्पी, आई एम सो सैड दैट यू हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस अबाउट दैट थिंग, बट आई हैड अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो वो समझ आपको धीरे धीरे लानी पड़ती है। रिलेशनशिप में टोकना बुरी बात नहीं होती, लेकिन बहुत ही थिन लाइन होती है
आप अपना कंसर्न जेंटली पुट करें और कंट्रोलिंग हो जाए। ये समझ होनी बहुत ज़रूरी है कि टोकना अपने पार्टनर को बुरी बात नहीं है, लेकिन आप जिस टोन में उसको टोक रहे हैं वो टोकना को क्वालिफाई कर सकता है या वो एक कंसर्न को दिखा सकता है। आप एक बात को बोलने के 4 तरीके हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से बोल रहे हैं। और अगर आपके रिलेशनशिप में वैसी दोस्ती है, इंटीमेसी है, इमोशनल कंपेनियनशिप है, तो हो सकता है कि वो आपका पार्टनर उसको कंसर्न की तरह ले, ना कि एज कंट्रोलिंग और इंटरफेयरिंग बिहेवियर। बिल्कुल, जैसे आपने बोला कि बहुत ही थिन लाइन है रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट को समझ पाने में, और इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, रिलेशनशिप टू रिलेशनशिप। तो कोई जैसे आप इस चीज़ को पूरा समझ पाना है, इसको थोड़ा और इलैबोरेट करिए। किस तरह के केसेस आते हैं आपके यहाँ? कभी इस तरह का कोई मामला आया है जो आपके पास आया हो और आपने उसको सॉल्व किया हो? किस तरह की दिक्कत आती है जब रिस्पेक्ट को लेकर कोई आता है? रिस्पेक्ट की बात करते हैं, जैसे कितने बार मेरे को कपल्स बोलते हैं कि हस्बैंड कहता है कि जब मैं ऑफिस से घर आता हूँ तो वाइफ मेरी दरवाज़ा खोलती है और चली जाती है। So the feeling of unwantedness, the feeling that my partner is not happy to see me once I come back home after 8 hours or 10 hours, okay, that shows neglect, that shows sometimes abandonment, unwantedness. Wife कहती है मैं मेरे husband को 10 बार कॉल करती हूँ और वो एक बार भी कॉल का जवाब नहीं देता। मैं 10 बार उसे पूछती हूँ आपने पानी पिया, आपने खाना खाया, आपने ये किया, आपने वो नहीं किया, और वो सिर्फ एक ओके बोल के छोड़ देता है। या फिर मैं मेरे पार्टनर से पूछती हूँ कि तुम्हारा दिन कैसा रहा, तो वो मुझे मेरा अपना दिन शेयर करते हैं, लेकिन मेरे से नहीं पूछते कि मेरा दिन कैसा रहा। मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं वर्किंग हूँ, मैं दिन भर में क्या स्ट्रगल थी मेरी। तो ये सारी बातें धीरे धीरे जब पता चलती हैं तो हम उन दोनों को अवेयरनेस की तरफ लेके जाते हैं कि इट टेक्स 2 hands to clap। अगर आप एक तरीके से इग्नोर कर रहे हैं अपने पार्टनर को, दैट विल ऑल्सो लीड to some kind of frustration, bitterness and resentment in the relationship, which in turn after some time will become a massive thing। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि डिसरिस्पेक्ट सिर्फ बातों से नहीं होता, शब्दों से नहीं होता, एक्शन से भी बहुत ज़्यादा होता है। निगलेक्ट फील कराना किसी को ये फील कराना कि आपकी हमारी ज़िंदगी में कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी बहुत बुरा फील कराना किसी को, ये भी एक तरह का बहुत बड़ा डिसरिस्पेक्ट है। अब अगर हम दूसरे फैक्टर पे चलते हैं, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। थर्ड पार्टी में कौन कौन आ सकता है? हमारे इमीडिएट जो इन-लॉज हैं, एक्सटेंडेड फैमिली है, क्लोज फ्रेंड्स एंड समटाइम्स नेबर्स। ये जो थर्ड पार्टी वाला जो चक्कर है, ये कैसे आप उन लोगों के बीच में रहकर भी, आप अपने रिलेशनशिप को कैसे सबके बीच में रहकर भी उनके इन्फ्लुएंस से इंसुलेट करें? देखिए, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस नॉर्मली थेरेपी में या तो इन-लॉज की तरफ से आती हैं, या भाई बहन की तरफ से आती हैं, या फिर फ्रेंड्स की तरफ से आती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक एक्सटर्नल स्ट्रेसर इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता, बिकॉज अगर आपका रिलेशनशिप खुद का कमज़ोर है तो ही आके थर्ड पार्टी आपको इन्फ्लुएंस कर सकती है। इन-लॉज की जहाँ तक हम बात करें, देखा गया है कि इंडियन जो फैमिलीज़ के जो बच्चे होते हैं, मेल्स और फीमेल्स, दे आर यूजुअली वेरी अफ्रेड ऑफ देयर पेरेंट्स, कि अगर उनका स्पाउस बोलता है कि आज तुम्हारी मदर ने ये किया या तुम्हारे फादर ने ये किया, सो दे आर कॉन्स्टेंटली डिफेंडिंग देयर पेरेंट, not understanding what the partner is saying to them. The partner is telling them that this was disrespectful, or I was abused, or I felt blah blah blah. Inability to understand, inability to put yourself in the partner's shoes when it's about the parent, when it is about the फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैंने कितनी बार देखा है, मेरे कपल्स बोलते हैं कि ये दोस्तों के आगे, दोस्त इसके मेरे से पहले आते हैं, या इसके पेरेंट्स मेरे से पहले आते हैं। क्यों आते हैं? और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि पार्टनर भी वो चाहते हैं उनका पार्टनर करे जो वो चाहते हैं कि वो करे, लेकिन हर एक का अपना अपना काम करने का तरीका अलग अलग होता है, हर एक का अपना अपना तरीका होता है चीज़ों को हैंडल करने का, टैकल करने का। तो मुझे लगता है कि वो भी एक बहुत बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन बन जाता है कि दे आर नॉट टुगेदर, दे डोंट शो सॉलिडारिटी। आजकल किस तरह के इंटरफेरेंस देखने को मिलते हैं सबसे ज्यादा? इन-लॉज के इंटरफेरेंस, मेरे काफ़ी सारे कपल जो इंडिया से बाहर हैं, वो कहते हैं, वो अपने पार्टनर्स को फोर्स करते हैं, तुम मेरे पेरेंट्स के साथ वीकली कॉल करो। अब उसको मन करता है बात करने का, नहीं करता है बात करने का, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट। या फिर हस्बैंड कहता है कि तुम मेरे फ्रेंड से आके मिलो, वो जाती है मिलने, बट जब उसके फ्रेंड्स, हस्बैंड के फ्रेंड्स या कॉलीग्स उसको इग्नोर कर देते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, और जब वो ये बात उठाती है कि नो आई फेल्ट इग्नोर्ड, नहीं तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, ऐसा नहीं है,
तो डिसमिस कर देना कंसर्न को और फिर बोलना कि ये समझती नहीं है, या वाइफ्स ऐसे होती हैं या गर्लफ्रेंड्स ऐसी होती हैं जो बोलती हैं कि अरे मेरे फ्रेंड्स तो ऐसा नहीं करते, मेरे पेरेंट्स तो ऐसा नहीं करते, या कभी हस्बैंड कहता है कि हम जो बात कर रहे थे तुम्हारी मदर उठ के चली गई, नहीं वो ऐसे गई थी उठने के लिए. सो ऑलवेज डिफेंडिंग देयर पेरेंट, नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट द पार्टनर इज ट्राइंग टू टेल देम. सो दैट आल्सो गिव्स अ फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, abandonment, that I am not understood. लेकिन आपको लगता है कि न्यूक्लियर फैमिलीज का जो कॉन्सेप्ट बढ़ता जा रहा है ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है इन चीज़ों के लिए? देखिए न्यूक्लियर फैमिलीज के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. मुझे लगता है कि न्यूक्लियर फैमिलीज में रह के थोड़ी सी टॉलरेंस भी कम हो गई है लोगों की, बिकॉज पहले आप लोग एक जॉइंट फैमिली में को एग्जिस्ट करते थे, 10 बातें सुनते थे, 10 बातें टॉलरेट करते थे और 10 बातों का फ़ायदा भी था कपल्स को या पेरेंट्स को. लेकिन अब मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है. पीपल आर लेस टॉलरेंट, दे वांट टू लिव इंडिविजुअल लाइव्स. सो वो भी एक फैक्टर है मुझे लगता है कि जो प्ले करता है रोल. मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कितना डिस्कस करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए. क्योंकि देखिए मेरा ये मानना है और शायद आप भी यही समझते हैं कि आज हमारे शरीर में अगर कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, तो ये मुझसे ज़्यादा कोई और नहीं समझ सकता है. अगर मैं बताने भी जाऊँ तो लोग मेरे साथ दुख दिखा सकते हैं लेकिन वो मेरी एक्चुअल परेशानी नहीं समझ सकते हैं. तो कितना ज़रूरी है कि हम अपनी बातों को खुद से समझें, उस प्रॉब्लम को एड्रेस करें विद द मोटिव ऑफ सॉल्विंग इट. मुझे लगता है कि आप अपनी बात, अगर आपको कोई चीज़ बॉदर कर दी, आप किसी एक आध इंसान से शेयर कर सकते हैं जो आपको लगता है कि आपको समझेगा. लेकिन मैं अपने कपल्स को ये बोलती हूँ, आप उस इंसान से शेयर करिए जहाँ के आपको लगता है कि आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है. मतलब डोंट गो एंड एडवर्टाइज योर पेन, इट डजंट सॉल्व एनीथिंग. बिल्कुल. अगर आपको लगता है कि ये इंसान आपकी बात समझ सकता है, आपको हेल्प कर सकता है, अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है, नहीं तो यू गो टू ए प्रोफेशनल. करेक्ट. अगर आपको दांत में दर्द है, अगर आपको घुटनों में दर्द है, तो यू विल नॉट गो टू योर दादी, you'll go to a doctor because they're the right ones to fix your problem. नहीं, क्योंकि seeking attention and advice from outside it's better to do your assessment yourself और आप उसको with the, जैसे मैंने कहा कि with the motive of solving it. कभी-कभी बात करने से जब थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव मिलता है, चाहे वो किसी फ्रेंड का ही क्यों ना हो, और कभी-कभी it clicks. If the friend is a well-wisher, if the family member is a well-wisher, so it does give you a third party perspective, which you may not have explored. जैसे आपने बोला कि आजकल इन-लॉज को लेके ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उसका एक ये भी कारण है जनरेशन गैप. देखिए जनरेशन गैप का तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना. लेकिन आई थिंक कपल्स को ये समझना चाहिए कि जो आजकल की जनरेशन है और जो उनके पेरेंट्स का टाइम था, वो दोनों टाइम डिफरेंट है. ठीक है, आजकल के कपल्स वो नहीं करेंगे जो हमारे पेरेंट्स ने किया, और पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि हमारे बच्चे ये नहीं करेंगे जो आप उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो हमने किया है. सो वो अंडरस्टैंडिंग होना, वो बाउंड्रीज क्लियर होना बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप में या फैमिली में. तो जब आप इन-लॉज से निकलिए, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस की बात अगर हम खत्म करें, तो अब तीसरा फैक्टर आ जाता है फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी का. सो पहली बात तो मुझे लगता है कि फिनेंसेस को हैंडल करने का या डील करने का कोई भी सही या गलत तरीका नहीं है. ठीक है, एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू से अबाउट फिनेंसेस इज 2 words: never lie. Always be transparent about money because this is one of the very sensitive topics couples face. सो बहुत सारे तरीके होते हैं, लाइक बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. कपल्स कहते हैं कि ये बहुत स्पेंड करता है, या ये बहुत स्पेंड करती है, ये अपने पैसे सेव करती है, मेरे खर्च करवा देती है, अपने पैसे यूज़ नहीं करती. दूसरे कपल हैं जो एक मॉल में जाएंगे लेकिन बंदा अपनी शॉपिंग कर रहा है, वाइफ अपनी शॉपिंग कर रही है. सो इट लुक्स लाइक एज इफ दे आर लिविंग एज रूममेट्स. तीसरा होता है जिनके सारे फाइनेंसेस जॉइंट होते हैं, उसमें ये कंसर्न रहता है कि एक कहता है कि अरे ये खर्च कर रहा है तो ये कॉमन पॉट से पैसे जा रहे हैं. सो बहुत सारी दिक्कतें कपल्स को आती हैं. मुझे लगता है कि इसके बहुत सारे तरीके होते हैं हैंडल करने के. कुछ कपल्स कहते हैं कि हम एक अपना जॉइंट अकाउंट खोलेंगे, जॉइंट रहेगा दोनों की इनकम, जिसकी जितनी इनकम है इट विल गो इन वन पॉट ओनली. उसमें ईजी ये रहता है कि उसमें एवरीथिंग इज इन वन अकाउंट, यू डोंट हैव टू थिंक ट्वाइस. उसके कॉन्स में ये होता है कि एक पार्टनर ज़्यादा खर्च करता है, एक पार्टनर कम, एक स्पेंडर है, एक सेवर है. दूसरा कपल होता है वो कहता है कि ठीक है हम अपने अपने जो सेपरेट अकाउंट्स रखेंगे, लेकिन वील कम कीप वन जॉइंट अकाउंट फॉर द एक्सपेंसेस, ग्रोसरीज एंड अदर थिंग्स. उसमें ये होता है कि एवरीबडी इज पिचिंग इन, बट उसमें इनकम डिस्पैरिटी होती है. किसी की इनकम 10 रुपये, किसी की इनकम 20 रुपये. तो अगर 10 रुपये वाला कितना खर्च करेगा, 20 रुपये वाला कम क्यों करेगा. और चीज़ होती है जो मैंने लोगों से बात की तो उनका कहना था कि बीवियाँ कहती हैं कि भाई मेरा जो पैसा है वो मेरा है, बाकी खर्च तुम करोगे. वो भी हो रहा है काफ़ी, मैं देख रही हूँ. दे आर नॉट रेडी टू शेयर. वो कहती हैं कि मैं अपने पास रखूंगी और बाकी घर चलाने की जिम्मेदारी तो तुम्हारी. They are also misusing freedom.
तो इसमें कौन सी बातें हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए जिससे हम इस तरह की प्रॉब्लम से बच सकते हैं? बट जैसे मैंने बोला कि किसी का कोई एक सही तरीका नहीं है, किसी के लिए कोई तरीका वर्क करता है, किसी के लिए इंडिविजुअल अकाउंट्स वर्क करते हैं, किसी के लिए एक जॉइंट अकाउंट वर्क करता है, किसी के लिए हैविंग 2 सेपरेट अकाउंट्स एंड हैविंग 1 कॉमन अकाउंट वर्क्स. सो देयर इज नो सेट रूल फॉर मैनेजिंग फाइनेंसेस फॉर एनी कपल. इट वेरीज फ्रॉम कपल टू कपल. तो लेकिन दोनों पार्टनर्स की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच तब सामंजस्य कैसे बनाएं? उसके लिए आप फाइनेंशियल डिस्पैरिटी को खत्म तब तक नहीं कर सकते जब तक आप यहाँ से कनेक्टेड नहीं है. अदरवाइज यू विल कीप जजिंग योर पार्टनर फॉर व्हाट ही इज डूइंग और नॉट डूइंग. आप शायद अपने पार्टनर को ये ना बोले कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन आप यहाँ से क्रिटिकली सोच रहे हो. जब आप यहाँ से क्रिटिकली सोचते हो तो फिर आप जज करते हो, आप क्रिटिसाइज करते हो, फिर आपकी बातों में बिटरनेस होती है, आपकी टोन हार्श हो जाती है, एंड देन दैट गिव्स अवे अ लॉट ऑफ थिंग्स. हम लोग ने ये 3 फैक्टर्स के बारे में बात किया. सब कुछ जैसे आपने बहुत अच्छी तरह से सारी बातें समझाई भी, लेकिन ये सारी बातें सुन के जो सबसे बड़ा फैक्टर मिसिंग होता है वो होता है विश्वास का. ये सारी दिक्कतें तभी आती हैं जब हम एक दूसरे पे भरोसा कम करते हैं. अगर मैं आपके ऊपर भरोसा करूं और अगर आपने मेरा भरोसा ना तोड़ा तो मेरे पास कोई रीज़न नहीं है आपको मिसट्रस्ट करने का. लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि एक पार्टनर दूसरे पे ट्रस्ट करता है, लेकिन उस ट्रस्ट को अब्यूज़ करता है दूसरा पार्टनर चीट करता है. फाइनेंशियल चीटिंग की बात करें, हम इमोशनल चीटिंग की बात करें, कोई और भी चीटिंग की बात करें, तो मेरे पास तो कोई मोटिवेशन नहीं है ना ओपन अप होने के लिए. आप चाहते हैं कि आप एक सेफ रिलेशनशिप दें और यहाँ से आप मेरे को यू नॉट ट्रांसपेरेंट, यू आर चीटिंग, यू नॉट लॉयल. सो व्हाट इज द पॉइंट? व्हाई शुड आई ट्रस्ट यू? आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? कैसे अपने रिश्तों को संभाल के रखें, उसकी गर्माहट बनाए रखें, कैसे उसको हैंडल करें कि उसमें कभी भी कोई गड़बड़ी ना आए? देखिए, गड़बड़ी तो कभी भी आ सकती है, बट मुझे लगता है कि जैसे हमें खाने की भूख है, प्लांट्स को खाद की भूख है, सनलाइट की भूख है, पानी की भूख है, रिश्तों को भी भूख लगती है. तो रिश्ते भी प्यार के भूखे हैं. तो अपने पार्टनर को प्लीज़ काइंडनेस से ट्रीट करिए. जो हैप्पी कपल्स होते हैं, जो हेल्दी कपल्स होते हैं, वो रेस्पेक्ट से बात करते हैं. दे डोंट डिस्ट्रॉय ईच अदर. अपने पार्टनर से थोड़ा सेंसिटिव रहिए, वो भी एक इंसान है जैसे आप हैं. ट्रांसपेरेंट रहिए, नेवर लाई. फ्लेक्सिबिलिटी, मैच्योरिटी एंड टीम वर्क. तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही, फ्लेक्सिबिलिटी, मैच्योरिटी एंड टीम वर्क. तो मुझे उम्मीद है कि मेरे दर्शकों को भी ये बात अच्छी तरह से समझ में आएगी. और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि उसका कोई सेट फॉर्मूला नहीं है एक रिलेशनशिप को चलाने का. ज़रूरत है तो कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखने का, और थोड़ी सी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे, कॉन्शियसली एफर्ट डालेंगे तो हम इन मुश्किलों से, इन दिक्कतों से बच सकते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ स्टूडियो में आने के लिए. थैंक यू. श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत.